दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का गिफ्ट देने वाला चीन एलएसी पर सिर उठा रहा है और अब समय आ गया जब उसका सिर कुचल देना चाहिए। और कल जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया है कि चीन को बख्शा नहीं जाएगा, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरा देश जब चीन के मामले में एकजुट है, पूरा देश गुस्से में है, ऐसे में भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट क्या पता क्यों चीन की चमचागिरी करने में क्यों लगे हुए हैं। समझ नहीं आता आखिर जब पूरा देश एकजुट है तो ये अपना राग अलग क्यों आप रहे हैं। और कांग्रेस के युवराज सवाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आखिर हमारे वीर सैनिकों को निहत्था क्यों भेज दिया गया। इन युवराज को ये नहीं पता कि कांग्रेस की सरकार में ये समझौता हुआ था 1993 में, जिसमें एलएसी पर जवान गोली नहीं चलाएंगे। ये उन्हीं के समझौते के तहत जवानों ने, हमारे देश के जवानों ने धीरता का परिचय दिया, धैर्य रखा और गोली नहीं चलाई, संयम रखा, वरना लाशें बिछ जाती चीन के सैनिकों की। हमारे जवान पत्थरों से लड़े और चीन के सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। तो ये तो भारत और चीन की बात थी, लेकिन हम यहाँ एकजुट हुए हैं इसलिए ताकि चीन की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सकें। ख़ासतौर पर ज्योतिषीय परिभाषा में यदि बात करें तो चीन के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे सीधे आचार्य जी से। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर ये चीन जो इतना सिर उठा रहा है, चीन जो लोगों को दादागिरी बता रहा है, इसका दोगलापन ये ऐसे ही जारी रहेगा कि इसमें कुछ कमी आएगी? इसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। यदि चीन की जन्म कुंडली को लिया जाए, चीन में जो शासन चल रहा है कम्युनिज्म का, उस शासन को लिया जाए तो दो विपरीत चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। पहला तो ये कि चीन के साथ जो वर्तमान परिस्थिति चीन की ग्रह कुंडली देते हैं, उस योग में मकर राशि चीन की है और बुध की महादशा भी चीन को चल रही है। चीन के को यदि बहुत पीछे भी चला जाए, महाभारत कालीन समय से ही चीन के यहाँ दोगले ही पैदा होते रहे और धोखेबाज ही पैदा होते रहे। क्योंकि वहाँ एक समय ऐसा था महाभारत युद्ध में, जब पांडवों का सगा मामा चीन से ही आया था। अच्छा। शल्य इसका नाम था। शल्य। वो वहाँ से आने के बाद कौरवों के साथ लड़ दिए। जब उसे मालूम पड़ा कि जब वो मालूम पड़ा कि पांडव भारी पड़ने वाले हैं, भगवान कृष्ण इनकी तरफ से लड़ रहे हैं, तब फिर उन्होंने कौरवों के साथ भी गद्दारी की। फिर उसने कहा कि कर्ण का जो सारथी बना कि कर्ण से मैं लगातार प्रश्न पूछता रहूँगा, आप उसमें मना नहीं करोगे। तो उस पर सब लोगों की सहमति बनी और शल्य उसका सारथी बना और अल्टीमेट उसने शल्य को भी डिस्टर्ब किया और यहाँ से विरोध करके पांडवों का भी साथ नहीं दिया। तो सदियों पुराना इतिहास इस भूमि का रहा है कि यहाँ दोगलापन ही यहाँ की विशेषता है और यही ये करते आए हैं। अब दूसरी बात आती है ग्रह योग में शासक कैसा है। तो वहाँ जो शासक हैं वो कम्युनिज्म का शासन है। कम्युनिज्म का एक ही उद्देश्य होता है कि इकट्ठे हम रहें, चीन पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। तो चीन को सबसे पहले हम सेफ करें। तो चीन में मुस्लिमों को मारा जाता है, ठोका जाता है, उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करके ही रखा जाता है। कभी कोई सिर नहीं उठा सकता वहाँ पर, ना वो कुरान पढ़ सकता है, ना वो नमाज़ पढ़ सकता है, ना वो दाढ़ी रख सकता है, ना बुर्का पहन सकता है। कोई नियम वहाँ लागू नहीं होता है। वो जैसे ही करते हैं वैसे ही गोली मार दी जाती है, जो उनका मूलभूत सूत्र है और उसके तहत वो काम करते हैं। कोई ईसाई वहाँ पर आगे नहीं बढ़ता है। बुद्धिज्म में थोड़ा सा है, लेकिन उनकी एक सर्वव्यापकता है कि वो कम्युनिज्म को बैठाए हुए हैं। जो भी सिर उठाता है, जिस तरह से कोरोना में लाखों लोग मारे गए, उसने जानकारी ही नहीं दी, WHO को भी उसने भ्रम में रखा, पूरी दुनिया को उसने भ्रम में रखा। तो ये वहाँ का एक शासन का सिस्टम है, तो उस सिस्टम से काम करते हैं। तो चीन की कुंडली और चीन के शासकों की कुंडली यदि दोनों कुंडलियों में देखी जाए तो एक समानता है कि ये पूरी दुनिया पर अपना एकाधिकार जमाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सारी तरक्की की है। लेकिन यह सब सोच है वहाँ के शासकों की, क्योंकि हो ही वही जो राम रचि रखा। और अच्छा तैराक तालाब में ही मारा जाता है, किनारे पे आके डूबता है। तो वही स्थिति इसमें है कि अच्छे तैराक हैं और अपने आप को बहुत ही इन्होंने विज्ञान का धुरंधर मान लिया है और सारी सुविधाओं से लैस होकर ही अपने आप को जिस तरह से समझ रहे हैं, इनकी मौत उसी तरह से तय है, क्योंकि वह विधि का विधान है, ये इनके कर्म का विधान है और इनकी पार्टी इनका सोच है।
तो इन तीनों को यदि देखते हैं तो बहुत ही बेकार परिस्थिति में और मात खाने की कंडीशन में है। नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। और जब आप ये बता रहे हैं कि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसके ग्रह नक्षत्र बहुत फेवरेबल नहीं है, बहुत अनुकूल नहीं है, इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में दादागिरी दिखा रहा है। एक चीज़ और ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या इनकी कुंडली में, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि एक तो आंतरिक संघर्ष ज़बरदस्त है चीन में, आपने भी जैसा जिक्र किया कि वहाँ मुस्लिमों के साथ, बौद्धों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो क्या वहाँ आंतरिक संघर्ष की स्थिति है? क्योंकि ये तो सही है कि वहाँ दमन और अत्याचार लोगों पर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ चीन के टुकड़े होने की संभावना है, बंटवारे की भी संभावना है क्या वहाँ? इसमें यही तो संभावना पूरी है कि बुध की महादशा सितंबर 2019 से चल रही है। बुध इनके पाकिस्तान के स्वामी और शत्रु स्थान के स्वामी हैं। बुध बैठे हुए पाकिस्तान में सूर्य केतु के साथ में, तो विभाजन तो इनका 3 विभाजन तो इनके तय हैं। अच्छा, 3 तो टुकड़े चीन के होना है। अब स्थिति ये बनती है कि होना किस बेस पे? बुध है, एक परिवार का ग्रह है, पाकिस्तान पे बैठा हुआ है, केतु और सूर्य के साथ में है, तो सबसे पहला जो विवाद होगा वो पड़ोसी से होगा, तो संभावना भारत से दिखाई देती है। दूसरा, बुध की महादशा में यदि जरा सा भी व्यक्ति चालबाजी करता है, कहीं कुछ गलत करता है, तो बहुत से लोग मिलकर इनके विरोध में आते हैं, तो वह स्थिति भी इसमें दिख रही है कि पूरी दुनिया चीन के विरोध में है। अब स्थिति यह बनती है कि कुटुंब का स्वामी इनका शनि है, जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को उसके परिजन ही मारते हैं। तो जैसे ही भारत या किसी के साथ संघर्ष शुरू होगा तो इसके अंदर अंदरूनी संघर्ष शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी जैसे कहा था कि अच्छा तेरा किनारे पर ही डूबता है, तो वह स्थिति इसमें यह भी आ रही है कि जिस तरह से इसने प्लान किया है कि भारत में कुछ लोग हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, उनको उकसाकर भारत के अंदर से भी ये चीज़ें उठवाए। अभी तो अमेरिका का हथकंडा सामने नहीं आया, जो ब्लैक वाइट जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर काले लोगों को सनकाने का काम अल्टीमेट जब शासन की एजेंसी बैठेंगी तो घोषित कर देंगी कि चीन के द्वारा ये युद्ध वहाँ पर गृह युद्ध फैलाया गया है। अब वो भी सामने आने वाला है। और ऐसी स्थिति में जब आप दूसरे घर में आग लगाते हो तो घर में खुद के भी आग लगती है। अर्थात कहा जाता है कि यदि आपके घर शीशे के हों तो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो वही स्थिति अब इसमें होने वाली है। चीन चारों तरफ से मारा जाएगा, सब शत्रुओं की तरफ से घिरेगा और अंदर जो विस्फोट पैदा होगा और उसके कारण ये सारी चीज़ें बनेंगी। और इसी बेस पर मैं कह सकता हूँ कि भारत में जो भी समय चल रहा है, इस समय में तिब्बत भारत का अंग बहुत जल्दी 2 वर्ष के अंदर बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात आचार्य जी आपने कही है, और ऐसा होगा तो ये दुनिया के लिए एक आश्चर्य भी होगा, क्योंकि तिब्बत हालांकि पहले तो भारत का ही अंग रहा है, लेकिन दोबारा से यदि आता है तिब्बत तो एक बहुत बड़ी भारत की विजय भी होगी, बहुत बड़ी सफलता और ऐतिहासिक सफलता होगी, क्योंकि तिब्बत का जो रुख है वो नेचुरली भारत की तरफ है। और जो हालात अभी चीन में बन रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वहाँ तो अलग अलग डिवाइडेशन हो रहा है, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि सीमा पर जिस तरह से ये जो तनाव बढ़ रहा है और लगातार ऐसी स्थिति बन रही कि युद्ध की स्थिति भी निर्मित हो रही है, तो क्या ऐसी स्थिति, क्या वास्तव में युद्ध हो जाएगा क्या भारत और इसमें चीन के बीच? भारत चीन के बीच भी युद्ध होगा, चीन पर लोग दबाव भी बनाएंगे, दबाव का भी युद्ध होगा। अर्थात कुल मिलाकर परिस्थिति तो भीषण है जी। अब चीन इस समय में इस पर्टिकुलर इस केस के बाद, कोरोना के बाद 2025 तक उठने वाला नहीं है। और चीन की इकोनॉमिक स्थिति भले ही वो कितनी भी बड़ी बताता हो, मई 2021 के बाद ये स्थिति उसकी रहने वाली भी नहीं है। अर्थात आंतरिक संघर्ष उसका जो शुरू होगा वो फाइनेंशियली संघर्ष शुरू होगा। व्यक्तिगत भारत की बात करें, भारत की जनता की यदि बात करते हैं, भारत की जनता का स्वामी बुध है, और यह जो बुध है ये शुभ परिस्थिति में तृतीय स्थान पर है। अर्थात हमारे यहाँ की जो जनता है ये अपने आप को समृद्ध मानती है। देश में देश के प्रधानमंत्री से, देश की व्यवस्थाओं से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी मनी सेविंग करके रखते हैं, अपनी व्यवस्थाएं वो खुद करके रखते हैं। चीन में उल्टा है, चीन में लोगों को चीन का देश पालता है, तो वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति बहुत गंभीर है। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप स्वयं ही दूसरों को नहीं पाल पाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। और हमारा प्रधानमंत्री आज ही आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है और 5 साल से सफाई की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बात में दम है, उनके टारगेट्स में दम है, और जो वो सोच रहे हैं उसमें भी दम है। और परिस्थिति जो भारत की कुंडली की बतला रही है उस महादशा के अनुसार भी भारत में दम है कि जो वह सोच रहे हैं वही होगा। वो परिस्थिति बस भारत के पक्ष में बहुत कुछ अच्छी स्थिति बन रही है। ये बड़ी बात आपने आचार्य जी कही है कि 2021 तक थोड़ा बहुत और ये चिल्ला चोट करेगा, इसके बाद इसकी इकोनॉमिक स्थिति डाउन होना शुरू हो जाएगी। और ये भी एक आपने अच्छी बात की, क्योंकि हमारे यहाँ तो बचपन से ही बचत करना सिखाया जाता है,
और सबके पास अपना अपना सेविंग्स कुछ ना कुछ रहती हैं, लेकिन चीन में इसके विपरीत माहौल है। तो बिल्कुल ये सही है कि चीन अंदर ही आंतरिक संघर्ष में या बाहरी दबाव में, पूरी दुनिया के दबाव में आकर ये बटेगा ज़रूर। तो ये बात आपने एक ये बड़ी बात कही कि चीन बटेगा भी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, यदि मान लो युद्ध हुआ तो ये पिटेगा भी? पिटेगा भी। अच्छा। स्थिति ये बटेगा भी पिटेगा भी, इसमें दोनों स्थिति बनने वाली हैं कि चीन जिस तरह से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, एक तो वो भारत में जो एशिया में अपना प्रभाव बना हुआ है उसमें भारत ही एक ऐसा है जो उससे लगातार टक्कर लेता है, तो भारत के साथ ही हरकत करने वाला है। अब जिस तरह से उसने बेईमानी अभी की, जहाँ नियत्ते लोग जाना चाहिए वहाँ उसने अपने हथियारों के साथ लोगों को भेजा और उस तरीके से भारत के सैनिकों पर हमला करा है, तो भारत के सैनिक वहाँ पर शहीद हुए। और ऐसी स्थिति में जब आप बेईमानी करके युद्ध लड़ रहे हो, बुद्ध की महादशा में चल रहे हो, तो जो आप दूसरे के साथ करते हो वही आपके साथ पलटवार होता है। अर्थात बुद्ध की महादशा यदि किसी भी व्यक्ति को चल रही हो तो उस समय में जो भी वो निर्णय लेगा, यदि अच्छे निर्णय लेगा भगवान उसके साथ अच्छा करेगा, बेकार निर्णय लेगा तो वही बेकार परिस्थिति उसके साथ निर्मित होगी। तो चीन के साथ ऐसा ही होना है। हाँ, मतलब ऑटोमेटिक उसके ऊपर वो उसके खिलाफ लोग आएंगे, पूरे देश आएंगे। तो ये आपने एक बड़ी बात कही कि चूंकि उसकी चाल ही ऐसी है। चाल ही उसकी ऐसी है। और दूसरा क्या है कि सर बिल्कुल उसको दूसरा क्या है, उसका चरित्र दोगला है। वो कहीं ना कहीं, जैसे भी आपने जवानों का जिक्र किया, रात को समय में आपने धोखा देके जवानों पर कील लगे डंडों से आपने हमला किया, तो ये आपकी जो फितरत है वो ठीक नहीं है। उस फितरत का इलाज ऊपर वाला करेगा। ये बात आपने बिल्कुल कही। आपने ये भी अच्छा कहा कि बटेगा और पिटेगा भी। ये बड़ी बात आपने आज ये बात कही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि चूंकि जब विश्व युद्ध की हालत बनते हैं या युद्ध की हालत बनते हैं, तो जैसे चीन के कई मित्र देश हैं, हालांकि पाकिस्तान को तो अपन कहेंगे ये तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन रूस एक बड़ा उसका सपोर्टर है। तो क्या रूस उसके पक्ष में आएगा क्या? आज की जो परिस्थिति 2015 से 2025 तक भारत चंद्र की महादशा में चल रहा है। चंद्रमा की जब महादशा हो, चंद्रमा पराक्रम भाव का स्वामी हो और संयोग से पराक्रम भाव में बैठा हो, तो उसके बहुत सारे संबंध लोगों से बन जाते हैं। तो उस संबंधों के बेस पर रूस भारत के संबंध में रहेगा, चाहे वो कुछ ना बोले। कहीं चीन की तरफ बिल्कुल नहीं बोलेगा, भारत की तरफ नहीं बोलता है तो भी नहीं बोलेगा, लेकिन शस्त्रों के तौर पर भारत की वह मदद करेगा, नहीं करेगा भारत उससे खरीदेगा, पर वह चीन के साथ नहीं जाएगा। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, पाकिस्तान की तो कुछ वैल्यू अब बची नहीं कि वो चीन का किस तरह से सपोर्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी जो युद्ध होगा, ये भी मैं भविष्यवाणी करता हूँ, चीन ही लड़ेगा। पाकिस्तान की हवाई पट्टियों का उपयोग होगा, पाकिस्तान के सैनिकों का उपयोग होगा, वो सारा काम चीन उनसे करवाएगा। पाकिस्तान में दम नहीं लड़ने आए, तो सिर्फ पाकिस्तान एक इधर से आएगा, बांग्लादेश उसका साथ बिल्कुल नहीं दे पाएगा परिस्थिति जन्य। भूटान, म्यांमार, ये आसपास की जो स्थिति बनती है ये भी इसके साथ नहीं आ पाएंगे। उल्टा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो देश हैं ये भी चीन के खिलाफ आ जाएंगे, क्योंकि जिस जिस देश को चीन से तकलीफ है भारत के युद्ध में, वह सब चीन से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और हांगकांग जो एक स्थिति वहाँ पर है, वहाँ भी एक प्रबल सत्ता के इनकी कुंडली में योग बनते हैं कि 1-2 विभाजन तो इसके, 3 विभाजन तो लगभग इस युद्ध में तय है। ये आपने बड़ी बात कही। कम से कम इसके 3 विभाजन होंगे और दुनिया के बहुत सारे देश चीन के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि उसकी नीति ऐसी है और चूंकि सपोर्ट करने की उसकी नीति नहीं। और लोकतंत्र की स्थिति भी, वहाँ लोकतंत्र आने वाला है, तो अब ये तंत्र जाएगा तभी लोकतंत्र आएगा। ये भी है, आप बड़ी बात बता रहे हैं कि वहाँ लोकतंत्र आने वाला है, मतलब कम्युनिज्म का खात्मा भी धीरे धीरे होने वाला है। ये भारत में था पहले, कम्युनिस्ट कितना जगह जगह फैला हुआ था, सारे कम्युनिस्ट साफ हो गए, अब इक्के दुक्के ही जीतते हैं, वो आ जाते हैं। तो सेम स्थिति वहाँ भी है कि अब कम्युनिज्म वहाँ समाप्त होने वाला है, तो लोकतंत्र आएगा, कम्युनिज्म जाएगा और सारी स्थिति बेहतर होगी। आचार्य जी, आपने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी आज की है कि चीन में कम्युनिज्म जो है ख़त्म होगा, लोकतंत्र आएगा, चीन पिटेगा, चीन बटेगा, चीन के टुकड़े होंगे और कई सारे देश चीन के खिलाफ आ जाएंगे। तो चूँकि वक्त की बंदिशें हैं, प्रोग्राम को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। तो आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो देश भर से, पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, गद्दारों से सचेत रहिए। नमस्कार।